नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सत्यम गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज में जिसका नाम है द सत्यम संवाद। दोस्तों, अभी तक इस सीरीज के 2 एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, जिसपे आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया हुआ है। तो इसी के साथ मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ हमारी इस सीरीज का एपिसोड 3, जहाँ मैं आपको मिलाऊंगा मिस्टर चंद्रेश श्रीवास्तव से, जो कि एक बायोलॉजी के टीचर हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छी मुहिम स्टार्ट कर रखी की है कि वो मात्र 1 रुपए में नीट के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं मिस्टर चंद्रेश श्रीवास्तव और वो आपको अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से क्या चीज़ है जिसने उसको इंस्पायर किया इस नेक कदम को उठाने के लिए और कैसे वो अपने साथ आगे बढ़ने वाले बच्चों के साथ, अपने भविष्य के साथ और क्या क्या प्लान कर रखे हैं। तो चलिए जुड़ते हैं मिस्टर चंद्रेश श्रीवास्तव के साथ। तो दोस्तों, जैसे मैंने आप सभी को बताया, हमारे बीच आ चुके हैं मिस्टर चंद्रेश श्रीवास्तव, जो कि बाय प्रोफेशन एक टीचर, एक एंटरप्रेन्योर है। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पॉडकास्ट शो सर के साथ। हेलो सर। हेलो सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें मौका दिया। हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, क्योंकि आजकल जो जिस तरीके की ये टाइम चल रहा है, यहाँ पे क्या है कि एजुकेशन का बहुत महत्व रहता है। तो किसी ऐसे लोगों को ढूंढ के आना जैसा जो आप कर रहे हैं, जो कि हमारे व्यूअर्स आपको जानने को मिलेगा आज के इस ऐसे जनरेशन में जहाँ पे लोगों ने पढ़ाई को एक तरीके से बिजनेस बना रखा है और हर कोई चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए उसी फील्ड में, उसी समय के साथ होने के साथ भी हमारे साथ जो सर बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत एक नेक काम कर रखा है। जैसे जैसे आप आगे चलेंगे आपको उसके बारे में जानने को मिलेगा। तो चलिए बहुत इंटरेस्टिंग सा ये पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरे आपके बारे में जो ये होने वाला है कि आपको क्या चीज है जो सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है, जो प्रोफेशन, जो चीजें आपने चुनी है इसको स्टार्ट करने के लिए? मुझे तो लगता है कि अगर टीचिंग की बात करें तो शायद हमको इसमें सबसे ज्यादा इंस्पायर हमारे पापा करते हैं। इवन मुझे लगता है एज अ ट्रेट ये मेरे अंदर मतलब जेनेटिकली उनसे इनहेरिटेड है। मतलब उन्होंने काफी पढ़ाया और काफी बच्चे उनसे खुश भी रहे। बताते हैं आज की डेट में तो फिलहाल अब वो रिटायर्ड है सरकारी जॉब से, लेकिन ये था कि मुझे लगता है कि जो पढ़ाने का हुनर अगर मुझे मिला है तो वो उन्हीं से मिला है। तो एज अ टीचर जैसे आपने बताया, तो मैं चाहता हूं कि आपने हमारे दर्शकों को एक छोटा सा इंट्रो अपने बारे में भी बता दीजिए कि आपका अर्ली लाइफ स्टेज कैसी रही थी और उससे पहले आपने क्या किया और करंट में अभी आप क्या करते हैं। ओके, देखिए, मैंने अपनी स्कूलिंग लगभग 2011 के अप्रॉक्स खत्म करी थी। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करी थी। उस टाइम पे CPMT वगैरह होता था, तो इत्तेफाक से नहीं हुआ और मैं आगे पढ़ाई को परस्यू करने लगा। BSc किया मैंने। तो BSc के दौरान भी एक बड़ा ही यूनिक इंसिडेंट रहा हमारे साथ। हम ज़्यादा कॉलेज तो जाते नहीं थे, तो एक दिन फाइल एक देनी थी केमिस्ट्री की, तो मैं पहुंचा सर को देने, तो सर ने फाइल लेने से मना कर दिया और फेंक दी मेरे मुंह पे। अरे तो उन्होंने कहा कि क्या ही करोगे फाइल वाइल देके। हमने कहा सर एग्जाम देना है। तो उन्होंने कहा अरे तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं, है ना, पास भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो हमने कहा पता नहीं उस वक्त गुस्सा चढ़ी, क्या हुआ पता नहीं, पर मैंने उनसे जोश जोश में उस वक्त कह दिया कि सर टॉप करूंगा मैं, है ना। और बात ये होती है कि अगर आपने कोई चीज बहुत मन से कही तो शायद वो आप हासिल भी कर पाए। हाँ जी। फिर इत्तेफाक से मैं अपना पढ़ाई पे लग गया और मेरे पास कोई किताब नहीं थी तब। ईयरली होते थे BSc के पेपर और मैं अमीनाबाद गया, वहां पे तो पूरा हब है बुक्स के लिए। तो मैं एक दुकानदार से मिला, मैंने कहा मुझे BSc के लिए किताबें चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता कि किताबें कौन सी चाहिए होती हैं, क्या है। तो उसने अपनी समझ से मुझे कुछ किताबें दी। मैंने वो किताबें घर ले आया और मैंने वो सारी फिर पढ़ डाली। फिर मैं एग्जाम देने गया, एग्जाम दिया और इत्तेफाक से शायद बोली हुई बात भगवान ने सुन ली और वो सच साबित हुई। टॉप मैंने कर दिया। फिर पूरे BSc 3 साल मैंने टॉप किया। तो उन टीचर ने फिर पूरे स्टाफ रूम के सामने मुझे बुला के सब टीचर्स को ये इंसिडेंट बताया भी कि हाँ ये बच्चा बोल के गया था मेरे मुंह पे कि हाँ ये टॉप करेगा, और मैंने इससे कहा था कि नहीं तुम्हारी। देखिए, अगर एक बच्चों की लाइफ में अगर ऐसा कोई इंसिडेंट घट जाता है जहाँ पे ऐसा कुछ बोलने के बाद अगर वो कुछ अचीव करते हैं, तो वहां से आपको एक अलग ही तरीके का मोटिवेशन मिलता है। हाँ। तो मेरा भी मानना ये है कि आपकी लाइफ में अगर ऐसा हुआ है तभी आप जो अचीव कर पाए हैं, आज जिस जगह पे बैठे हैं वहां पे पहुंच पाए हैं। हाँ। अच्छा, उसी BSc के दौरान एक और बहुत ही यूनिक इंसिडेंट हुआ हमारे साथ। एक ही मतलब बहुत ज्यादा हमारी मतलब नहीं रहा कि मैं जाता ही नहीं था कॉलेज, तो बहुत ज्यादा दोस्ती यारी नहीं रही। एक दोस्त हमको मिला, तो वो काफी दूर रहता था और 3rd ईयर में मैंने उससे खुद ही इंसिस्ट किया कि तुम 40-50% स्कोर करते हो, एक बार मुझे मौका दो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो 3rd ईयर में फिर मैंने पहली बार उसको पढ़ाया था, तो 2nd टॉपर फिर वो था। मतलब आपने पढ़ाया, आप 1st टॉपर, वो फिर 2nd टॉपर। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी जर्नी रही सर। मेरा आपसे दूसरा सवाल जो रहने वाला है, मैं आपके इस बारे में जानना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको इंट्रो में भी आपके बारे में बताया कि
सुनने में आ रहा है कि इस समय आप 1 रुपए में नीट पढ़ाते हैं और कॉस्मिक क्लासेस के नाम से दोस्तों सर का एक यूट्यूब चैनल भी है, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग उस एस्पेक्ट पे बात करते हैं कि जो आपने 1 रुपए में नीट पढ़ाने की जर्नी स्टार्ट करी है, उसकी इंस्पिरेशन क्या थी और आज आप कितने बच्चों को अभी तक इससे लाभान्वित कर चुके हैं? जी सर, मैंने ये काम जब शुरू किया तो एक तो कुछ दिक्कतों का भी सामना हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये काम स्टार्ट हुआ। मुझे तो जब दिक्कतें फेस कर रहा था उस वक्त लगा था काम ही नहीं स्टार्ट हो पाएगा, लेकिन ये रन किया। ठीक है, कुछ बच्चे आए गए, चीजें चलती रही, फ्लक्चुएट होती रही। फिर कुछ बच्चों ने भरोसा जताया और काफी बच्चे फिर मैंने उसके बाद पढ़ाए और सभी बच्चों ने भी यही पूछा, सर आप इतने कम में कैसे पढ़ा रहे हो? तो हमने कहा आप वही बात है, आपके पढ़ने पे अभी ध्यान दो, धीरे धीरे आप हमें समझ जाओगे। तो चीजें अच्छी रन करी, काफी बच्चे मैंने पढ़ाए और अभी तक तो सब ठीक है। कुछ अब देखते हैं आगे की प्रॉब्लम्स कैसे डील होंगी जो भी आती जाएंगी लाइफ में। तो सर सुनने में आ रहा था कि 1 रुपए में नीट पढ़ाने के पीछे आपकी एक छोटी सी स्टोरी है, तो क्या आप वो स्टोरी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली में हमने एक बार एक टीचर से ही डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको ये बिजनेस रन करना है, मतलब एक तो एजुकेशन को मैक्सिमम लोग बिजनेस ही मानते हैं क्योंकि पैसा एक प्रायोरिटी तो है ही है। तो हमने कहा सर हम बिजनेस की तरह नहीं देख पा रहे हैं इस बिजनेस को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको बच्चे फंसाने पड़ेंगे, बेवकूफ बनाना पड़ेगा पेरेंट्स को, तभी ये रन करेगा। तो हमने कहा हमसे ये नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कह दिया कि इस तरह अगर रहोगे तो फिर ना ही तुम्हें कोई बच्चा एक भी मिलेगा और ना ही 1 भी रुपए कमा पाओगे। तो हमने कहा ठीक है, अब कहानी 1 बच्चे और 1 रुपए से शुरू होगी। तो देखिए, जैसा दोस्तों सर ने बताया हुआ है कि अगर किसी ने ऐसा कुछ आपको बोला है तो जरूरी नहीं है कि उस चीज से आप डीमोटिवेट हो, आप उसको अपना एक तरीके का एक स्टार्टिंग स्टोन समझ के अपनी लाइफ में कहीं भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए सर, जैसे आपका एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है और आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ना आजकल इतना स्ट्रगल करते हैं पढ़ाई को लेके कि बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि कोटा जैसे शहर में बहुत सारे सुसाइड के केसेस भी आ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया गया है या बच्चों के ऊपर प्रेशर ज्यादा है? अगर आपको एक चेंज करने को बोला जाए एजुकेशन सिस्टम में तो आप वो क्या करना चाहेंगे? वैसे तो काफी हार्ड डिसीजन होगा वो और शायद बहुत लोगों को पसंद भी ना आए, पर हमको लगता है ये जो टॉपर्स की फोटो लगना एक चलन है, ये है इस बीमारी की वजह। जी, क्या होता है कि जब आप टॉपर्स की फोटो लगाते हो तो पेरेंट्स के मन में भी वही इच्छा जागती है कि हमारे बच्चे की फोटो भी वहां पे आए। जी ठीक है। और इसके अलावा में मतलब टीचर भी फिर उसी की तरफ फोकस करने लगता है, क्योंकि टीचर भी कब तक टीचर ही रहेगा, एक समय आएगा वो भी पेरेंटिंग लाइफ को बिलोंग करने लगेगा। तो सबकी सब सिचुएशन आपस में इतना इंटरमिंगल्ड हो जाती है कि उसकी वजह से सामने बस यही आता है कि जो टॉप करेगा वही ऊपर जाएगा। तो ये प्रॉब्लम टॉपर्स के इस तरीके से हाइप होने की वजह है ना। मुझे लगता है कि हर कोई अपनी लाइफ में टॉपर है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई टॉपर नहीं है जी, है ना। तो हमें बस लोगों के साथ रहना है, उनका सपोर्ट करते रहना है, चीजें बेहतर हो जाएंगी। सर जैसे पता चला कि आपका भी YouTube चैनल चलता है, वहां पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बट आपने भी जब जर्नी स्टार्ट करी होगी तो कहीं ना कहीं आपने ऑफलाइन मोड पे पढ़ाया है। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि जो बच्चा अपने घर में सुबह उठ के बैग पैक करके स्कूल की तरफ जाता है, वहां बैठ के दिन रात पढ़ता है, तो क्या ये पूरा सिस्टम हमारा जो है ये ऑनलाइन अगर एजुकेशन हम कर देते हैं तो इसको रिप्लेस कर पाएगा? नहीं, ये रिप्लेस नहीं कर सकता। छोटे बच्चों में तो बिल्कुल नहीं। हाँ, एक बार को जब कॉन्शियसनेस थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है बच्चे की तो सपोर्टिव स्टेज प्ले कर सकता है ये, लेकिन कंप्लीटली नहीं। बच्चे को एक लाइव इंटरेक्शन की जरूरत है। हम लोग एक ह्यूमन एंटिटी हैं, हम लोग यूं ही मतलब चीजों को डिजिटलाइज करके मतलब नहीं फैल सकते हैं। हम लोग का एक दूसरे से इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। आप ये सोचिए, अगर ये इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट ना हो तो ये जो हम लोग इस वक्त मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, ये मीटिंग तो जूम पे भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। इसकी नीड सामने क्यों है? देखिए, जूम का जो चलन चला था ये कोविड के दौरान चला था। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अगर किसी मजबूरी की वजह से कोई चीज स्टार्ट हुई है तो हम उसको पूरी तरीके से रिप्लेस तो नहीं कर सकते, बट ये कि सपोर्ट एक्टिविटी बिल्कुल चल सकती है। जैसे कभी आप नहीं जा पाए तो आपने कुछ मीटिंग्स कर ली, बट पूरी तरीके से सिस्टम को रिप्लेस अभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना ही हमारे समाज इस बात के लिए पूरी तरीके से तैयार है और ना ही हमारे पास इतने तरीके के रिसोर्सेज अभी हैं कि हम लोग उस तरीके की एक्टिविटी कर पाए। तो सर मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि सर की कांटेक्ट डिटेल जो कुछ है वो सब आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो कोई भी बच्चा अगर हमको फॉलो करता है और उसको इसी तरीके की किसी टीचर के साथ इंटरैक्ट करना है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप डायरेक्टली सर से बात कर सकते हैं। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करना चाहेंगे कि आपके स्ट्रगल के बारे में। जो पूरा सेटअप आप चला रहे हैं यहाँ पे, अगर आप बच्चों से चार्ज नहीं करते हैं तो कॉस्टिंग तो आपको इनकर करनी है। तो कौन कौन सी वो स्ट्रगल्स रही हैं जो अभी तक आपने अपनी जर्नी में फेस करी हैं और उनको आपने कैसे ओवरकम किया? देखिए, एक बहुत ही अजीब सिचुएशन मेरे सामने आ गई थी
वो ये थी कि हमें कुछ अमाउंट घर की तरफ से मिला सपोर्ट के लिए कि हाँ आप अपना काम करो। तो क्या हुआ, मेरे सामने दो ऑप्शन थे कि हम उससे या तो उस पैसे को मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर देते और या फिर हम वो चीज ले आते जो बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी है। तो मैंने सोचा जो बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी है मैं उस पर इन्वेस्ट करूंगा। तो मैंने स्क्रीन जो भी आज की डेट में नीडेड है वो सब चीजें ली और मैंने मार्केटिंग पे कम किया। मैंने खुद सड़क पे खड़े होकर पैम्पलेट्स बांटे। मैंने सोचा मेरे पास नहीं है अगर पैसे, तो मैं जो काम खुद से कर सकता हूँ वो खुद से करूंगा। तो इस तरीके से करके आपने पूरा सेटअप अपना तैयार किया हुआ है। बट बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स जो दर्शक आपको सुन रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अगर आज की डेट में आप बच्चों को कोई एक ऐसी एडवाइस देना चाहें कि वो जो रेगुलर फील्ड में अपनी सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बट अगर उस चीज को, उस मूल मंत्र को वो फॉलो कर लें तो उनकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, तो वो एक मूल मंत्र क्या होगा? अपनी लाइवलीनेस को ना खोएं। जी बिल्कुल, वो आपको लंबे समय तक जिंदा रखेगी और अगर आप जिंदा हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, सर ने बहुत बड़ी एक बात बोली है कि अगर आप जिंदा हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी चीज में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि सपोज अगर आप उसको अचीव नहीं कर पाते हैं तो आप डीमोटिवेटेड फील करते हैं और इस तरीके के गलत कदम आप उठाते हैं। बट अगर आपने अपनी जिंदगी को इस तरीके से समझ के रखा है कि आपको अगर ये नहीं मिला तो कुछ और मिलेगा, हो सकता है कुछ और बेहतर आपके लिए लिखा हो, तो हमेशा आप मोटिवेटेड रहेंगे और अपनी लाइफ में कुछ भी आप हासिल कर सकते हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप यहाँ तक अगर पहुंच चुके हैं, इस जर्नी पे हैं, तो व्हाट नेक्स्ट? मींस आगे आप क्या एस्पिरेशन करना चाहते हैं, मींस आगे आप क्या अचीव करना चाहते हैं? मेरा सुनने में आया है कि आपका खुद का भी नीट क्वालिफाई हो गया है, तो किस तरीके से आप वो पढ़ाने वाली जर्नी और एक स्टूडेंट जर्नी दोनों को मैनेज करेंगे? हाँ, अब देखिए, अगर सिलेक्शन को लेके बात कहें तो ये है कि जो भी सिटी मैं ऑप्ट करता हूँ या मुझे मिलती है तो उस हिसाब से मैं चाहूंगा कि हाँ वहाँ के बच्चे भी मुझे सपोर्ट करें। अगर ये मेरी अपनी होम टाउन छोटा है तो यहाँ के बच्चों को तो मैं ऑब्वियसली मैक्सिमम सपोर्ट दे पाऊंगा ऑनलाइन के थ्रू ही, है ना। दुख भी है मुझे इस बात का ज्यादा, क्योंकि मैं इस शहर में लाइव रह के पढ़ाना ज्यादा पसंद कर रहा था। लेकिन ठीक है, अगर मुझे ये ऑप्शन मिलेगा कि मैं दूसरे और बच्चों तक भी पहुंचूं और भी बच्चों को शायद मेरी जरूरत हो तो मुझे अच्छा ही लगेगा और बच्चे मुझसे जुड़ते जाएं, मुझे बस खुशी होती जाएगी, क्योंकि प्लान्स तो मेरे पास हैं बड़े कुछ। मींस सर के पास पूरा बैकअप है, अगर वो यहाँ पे रहते हैं तो भी पढ़ा पाएंगे। अगर आप ऑफलाइन मोड पे जाना चाहते हैं तो हो क्या रहा है कि ऑफलाइन पे तो लिमिटेड है, क्योंकि अगर वो सिटी शिफ्ट करते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा, बट ऑनलाइन सर आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप ऑनलाइन जरूर सॉल्व कर सकते हैं। अब जो मैं जानना चाहूंगा वो ये सिस्टम मैं जानना चाहता हूँ कि आजकल आपने देखा होगा जो होम ट्यूटोरियल या ट्यूटर का वो चल रहा है कि बच्चा अगर पूरे समय जाता है स्कूल में पढ़ता भी है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चे को ना ट्यूटर की जरूरत पड़ती है? एक बच्चा अगर स्कूल में जाता है सुबह 8 से 12, 8 से 1 स्कूल पढ़ रहा है, फिर भी वो शाम को उसको जो है 5 से 6 1 घंटा 2 घंटे ट्यूटर की जरूरत जरूर पड़ रही है। तो आपको क्या लग रहा है, स्कूलों में कुछ ऐसी कमी है जिसकी वजह से बच्चे को ट्यूटर की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, या करिकुलम इतना एक्सेस हो गया है कि टीचर स्कूल में एक साथ 50 बच्चों को सब नहीं पढ़ा सकता? अगर छोटे बच्चों की बात करें, मतलब प्राइमरी, नर्सरी, इन सब जगहों की बात करें तो ये वाला फैक्टर बिल्कुल सही आपने पकड़ा कि क्या हो रहा है कि सभी बड़े स्कूल्स में अब वो 40 बच्चा बैठा है, एक टीचर आइए पढ़ाने आया है, ठीक है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, वो ध्यान नहीं दे पाएगा। छोटे बच्चों में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन जब बड़े बच्चों पे आते हैं तो हमें लगता है कुछ और चीजों पे भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे कि क्या होता है कि हम लोग जब कोई ब्रांड बिल्ड करते हैं, खासतौर से इस एजुकेशन सिस्टम में, तो हम लोग बस इतनी तेजी से, मतलब एकदम से, मतलब ये समझ लीजिए एक तरह से मतलब भूख जग जाती है आदमी की कि एक ब्रांच चलने लगी है तो चलो जल्दी से दूसरी खोलते हैं, तीसरी खोलते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल देख सकते हैं इस समय बायजूस का था। जब बायजूस आया था तो कितना तेजी से ग्रो किया, बट आज की डेट में बायजूस में कितनी कमियां हैं, कितने लॉसेस में है, और उसने, हाँ सर कंटिन्यू करिए आप। अब हो क्या रहा है इसमें कि आप एक बात को समझिए, अगर हम आज से हजारों साल पीछे जाए सबसे पहले, तो हमको मिलता है जो गुरुकुल सिस्टम था। गुरुकुल सिस्टम में क्या होता है कि जैसे आपको अगर कभी जानना हो कि श्री राम को किसने पढ़ाया, तो आपको पता चलेगा कि वो ऋषि वशिष्ठ थे। बिल्कुल, ठीक है। आपसे कोई, आप अगर ये जानना चाहें कि श्री कृष्ण को किसने पढ़ाया, तो आपको पता चलेगा कि ऋषि संदीपानी थे, ठीक है। तो यानी कि टीचर और बच्चे के बीच की एक क्वालिटी होती है, ये ना कि किसी ब्रांड और बच्चे कस्टमर के बीच की क्वालिटी है, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप में एक क्लैरिटी नहीं है मार्केट में। बिल्कुल सही बात है ना। अब हो क्या रहा है कि अब आपने 100 ब्रांचें खोल दी, जिसकी वजह से आपकी रिक्वायरमेंट हो गई 500 टीचर्स की। मार्केट में अगर 100 ही टीचर अच्छे अवेलेबल है तो बाकी 400 अब क्या होंगे? आपको तो बैकअप में रखना ही है, बस रखने हैं, और उनकी क्वालिटी क्या होगी? बिल्कुल सही बात। और सफर कौन करेगा? मींस अगर 400 बच्चे क्लास में बैठे हैं और इस बैकअप की वजह से एक ऐसा टीचर पढ़ा रहा है जिसको खुद ही कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपके बच्चे को कैसी एजुकेशन दी जा रही है। और ये एरर बढ़ती चली जाती है।
बहुत अच्छा पॉइंट सर ने इसमें पॉइंट आउट किया। तो दोस्तों मैं इस टॉपिक को यहाँ पे एंड करने से पहले थोड़ा सा ऑफ बीट जाना चाहूंगा। सर अब मैं कुछ आपकी हॉबीज के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि मुझे भी ये बहुत जान के आश्चर्य होता है कि अगर एक टीचर है, स्टूडेंट लाइफ में इतना स्ट्रगल रहता है, उसको पढ़ने के बाद खेलने का समय नहीं मिल पाता है, तो टीचर को तो उससे ज्यादा ही पढ़ना पड़ता होगा क्योंकि उसको बच्चों को पढ़ाना है। तो आपकी जो इनएक्टिव लाइफ है, या यूं कहें कि पढ़ाई के अलावा आपकी लाइफ है, वो कैसे आप मैनेज करते हैं? आपकी हॉबीज क्या क्या है और किस तरीके से अपने आप को आप एक्टिव रखते हैं? हाँ, स्पोर्ट्स में थोड़ा क्रिकेट को लेकर तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है मेरा पर्सनली, और सभी स्पोर्ट्स मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इसके अलावा एक चीज है, मूवीज देखना हमको हद से ज्यादा पसंद है। मूवीज को लेके आपको एक बढ़िया मतलब सिनेरियो बताऊंगा, आपको लगेगा कि हाँ ये कुछ यूनिक बात थी, लोग नहीं नोटिस कर पाते। अब देखिए, अगर पढ़ाई अच्छी ना हो तो वो बड़े स्तर पे भी अगर समझने वाला व्यक्ति होगा तो उसको दिख जाएगी। ठीक है, क्या होता है कि एक मूवी बनती है क्रिश नाम की, ठीक है, वैसे तो उसमें 50 एरर्स हैं, इसके कई वीडियोस भी एग्जिस्ट करते हैं कि इसमें ये एरर है, वो एरर है। एक मैं आपको आज एक ऐसी एरर के बारे में बताऊंगा जो अभी तक किसी ने नोटिस नहीं करी और वो बहुत जेन्युइन थी। क्या होता है कि उसमें ऋतिक रोशन का एक लड़का होता है जो कि ऋतिक रोशन होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारी पिक्चर्स इस बात को फॉलो कर रही हैं। अब पहली एरर वो ये दिखा रहे हैं कि जो उनकी माँ है यानी कि प्रीति जिंटा, उनके फेशियल एक्सप्रेशन में या जो भी उनकी मतलब सामने के कैरेक्टर्स दिख रहे हैं उसमें प्रीति जिंटा का कोई रोल ही नहीं है। जैसा मतलब ऋतिक रोशन पिता थे वैसे ही वो उनका बेटा हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, माँ का भी तो रोल आएगा ना, जेनेटिक्स इतना तो सिखाती है। और ये पढ़ाई की बात भी नहीं, हमको आम दुनिया में भी दिख जाएगा। कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए आपका एक मूवी को लेके मोटिव था, समझ गए। उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट पार्ट में वो दिखाते हैं एक विलन कौन होता है? विवेक ओबरॉय। अब विवेक ओबरॉय जो है ऋतिक रोशन के स्टेम सेल से बनाया गया, यानी कि एक तरीके का उनका क्लोन है। अब जो व्यक्ति क्लोन है वो डिफरेंट दिख रहा है, बिल्कुल, और जो बेटा है जिसे डिफरेंट दिखना था वो क्लोन दिख रहा है जी। अब ये एरर नहीं है तो क्या है? देखिए बिल्कुल एरर है। पिक्चरें जिस तरीके से बनाई जाती हैं, तो अगर एक बायोलॉजी का टीचर हमारे साथ बैठा है तो वही ये पॉइंट इस समय निकाल के बता सकता है। तो सर आपने हॉबीज बताने के साथ साथ बहुत अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दिया इसी को। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये पॉडकास्ट सेशन यहाँ पे एंड होता है। मैं आशा करता हूँ कि सर ने जो भी बातें आपको बताई हैं वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं जरूर इम्पैक्ट करेंगी। और सर अगर लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ से बाहर रहते हैं, तो भी आपके साथ जरूर कनेक्टेड रहेंगे। उनका नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।